Welcome to Sharma Education. हेलो एवरीवन, मैं भारती शर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, आज आपके लिए हैं यहाँ सीटेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सामाजिक विज्ञान या सोशल स्टडी आप कह सकते हैं लेकर आए हैं। ये वो क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में पहले आए हुए हैं और बार बार रिपीट भी होते हैं। इसीलिए चलिए बिना देर किए, कोई भी देर नहीं करते और जल्दी से हम अपना काम शुरू करते हैं। तो यहाँ देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया है 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ। तो हमें बताने कि यहाँ क्या पूछा गया है कि व्यापारिक केंद्र कौन कौन से हैं जिनसे कि बंगाल प्रेसिडेंटियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन हुआ था। तो यहाँ देखेंगे, पहला हमारे पास है आंसर पुणे, मद्रास, कलकत्ता, दूसरा है सूरत, मदुरई, दिल्ली, और तीसरा नागपुर, मदुरई, दिल्ली, और चौथा दिया है सूरत, मद्रास और कलकत्ता। तो आप देखेंगे हमारा चौथा है जो फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर, सूरत, मद्रास और कलकत्ता। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं क्या लिखा है कि सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है। क्वेश्चन है कि सूफियों का जो सूफी संत जो होते हैं उनके मकबरे को क्या कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं गुलफरोसा, खानका, दरगाह और ईदगाह। तो पहला नहीं है हमारा, गुलफरोस नहीं कहा जाता, न खानका। हमारा जो राइट आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन, जो सूफी संत के जो मकबरे होते हैं उनको दरगाह कहा जाता है, और जहाँ ये रहते हैं वो खानका, उस स्थान को खानका कहा जाता है। तो राइट आंसर जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारा सूफी संत के मकबरे को मकबरा पूछा है तो मकबरा यहाँ दरगाह होगा, राइट आंसर होगा दरगाह। तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं, विशिष्टता द्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया। तो यहाँ क्या है, विशिष्टता द्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया। तो पूछा है किसने किया था, एकनाथ द्वारा, रामानुज द्वारा, सखुबाई द्वारा या बास बन्ना द्वारा। तो आप देखेंगे सेकंड जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन है वही हमारा आंसर होगा। तो रामानुज द्वारा ही विशिष्टता द्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रतिपादित किया गया। आइए पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है, हिमनद जो निक्षेपण होता है उसको क्या कहा जाता है। क्या ऑप्शन है, लोयस, तटबंध, समुद्री गुफा, हिमोड़। ये मैंने हिमनाद इसलिए लिखा गया है कि हिमोड़ को ही हम हिमनाद कहते हैं। तो अब देखेंगे हिमनद पूछा है, यहाँ हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है सी इज राइट आंसर होगा हमारा, कि हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है हिमोड़ या हिमनाद। तो ये आपने 4 प्रश्न पढ़े। अगले 4 क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। पढ़ते हैं अपना अगला प्रश्न, पंचायत चुनावों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि जो महिलाओं के लिए पंचायत चुनावों में कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो देखेंगे, पहला है 1/2, दूसरा 1/3, चौथा है 1/4 या इनमें से कोई भी नहीं। तो महिलाओं के लिए जो सीटें आरक्षित हैं वो है हमारी 1/3। तो एक यहाँ पे आधा भाग बोला है, 1/3, 1/4 या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देखेंगे 1/3 सीटें पंचायत चुनावों में महिला के लिए आरक्षित होती हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है। अब देखिए यहाँ हमारे पास क्या आंसर दिए हुए हैं, नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसा इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन जो संघटक है वो प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, यानी प्रमुख है। कितना होता है नाइट्रोजन का, हम देखेंगे यहाँ 78.08, यहाँ है 78.08। हीलियम का है यहाँ पर 0.00005, और ऑक्सीजन का देखेंगे 20.9, और कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे यहाँ पर है 0.03। तो जैसा कि आप देखेंगे यहाँ की सबकी संख्या लिखी हुई है कितना होता है अनुपात में, तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है 78.08। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है, गैरीसन से अभिप्राय है। गैरीसन जो शब्द यहाँ दिया है किसे कहते हैं और इसका क्या मतलब होता है, इन्होंने अर्थ पूछा है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या है, देख पढ़िए,
एक स्थान जहां विभिन्न उत्पादन केंद्रों के माल को बेचा जाता है। दूसरा है एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पतन नगर। तीसरा, नगर से लगी हुई भूमि जो इसे माल की आपूर्ति करती है। और चौथा है किलेबंद बसाव जहां सैनिक रहते हैं। तो देखिए, गैरिसन से अभिप्राय होता है हमारा, चौथा हमारा होगा किलेबंद बसाव जहां सैनिक रहते हैं। तो आपका चौथा आंसर, फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। इनको यहाँ आप देखेंगे गैरिसन का बताए किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते हैं, ये पहले बनाए जाते थे। और इनको छावनी, गैरिसन को क्या छावनी भी बोला जाता था, ध्यान रखेंगे। छावनी शब्द भी आता है तो अर्थ वही होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किस में छत्रक शैल पाए जाते हैं। तो यहाँ क्या क्या दिया गया है हमारे लिए कि डेल्टा, रेगिस्तान, हिमनद हिमोड़ या समुद्री गुफा। तो आप देखेंगे कि निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किस में छत्रक शैल पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, रेगिस्तान में। राइट आंसर होगा हमारा सेकंड ऑप्शन। तो हमने चारों प्रश्न यहाँ पढ़े हुए हैं, टोटल हो गए 4 पहले पढ़े थे अभी, तो हो गए 8 हमारे। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। आप देख रहे हैं आपके सामने लिखा है नवा प्रश्न, पढ़ते हैं क्या लिखा है। निम्न व्यक्तियों में से किसकी कविताओं और विचारों को पंचवाणी और बीजक में संरक्षित किया गया है। तो पंचवाणी और बीजक किसकी रचनाएं हैं, हम सभी जानते हैं। अगर नहीं तो देखते हैं, ऑप्शन क्या है, कबीर जी, मीराबाई, गुरु नानक या रविदास। तो पंचवाड़ी और बीजक का जहाँ भी नाम आता है, बीजक से आप हमेशा ध्यान रखिएगा कबीर दास जी का ही सही आंसर होगा। तो जो व्यक्ति है यहाँ पे जिनकी कविताओं और विचारों को पंचवाड़ी बीजक में संग्रह किया गया, वो है हमारे कबीर दास जी। देखिए 10वां प्रश्न है आपके सामने, एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात नरसिंह किसे कहते हैं, पुरुष और सिंह के रूप में दिखलाया है, किस काल की कृति है। तो यहाँ पूछा है वो कौन से काल में ऐसा दर्शाया गया है। पहला है हमारा गुप्त काल, दूसरा है चालुक्य काल, तीसरा है गुर्जर प्रतिहार काल और चौथा दिया है यहाँ राष्ट्रकूट काल। तो यहाँ देखेंगे पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है किसमें, राष्ट्रकूट काल में। तो हमारा जो चौथा ऑप्शन है वही हमारा सही उत्तर होगा। देखिए मैं फिर से एक बार अपनी बात को रिपीट करती हूँ कि जो भी प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं सभी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, पूरी वीडियो देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए पढ़ते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला है कि इनमें से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगलों के नियंत्रण से अलग हो गया। तो यहाँ पूछा है कि जो बंगाल है वो 18वीं सदी में मुगलों के नियंत्रण से धीरे धीरे कैसे मुक्त हो गया। तो ऑप्शन दिया है नादिर शाह के काल में, अलीवर्दी खान के में, मुर्शिद कुली खान या निजाम उल मुल्क आसफ जहां। तो इसका आंसर होगा मुर्शिद कुली खान। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। चौथा पढ़ते हैं, लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है, किस चीज का उदाहरण है। देखेंगे क्या क्या दिया है, वास्तविक संसाधन का, निक्षेप संसाधन का, संभाव्य संसाधन का या भंडार संसाधन का। तो आप देखेंगे वास्तविक संसाधन का नहीं है, निक्षेप संसाधन का नहीं है, भंडार संसाधन का भी नहीं है। सो राइट आंसर इज संभाव्य संसाधन का। तो यहाँ है लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है संभाव्य संसाधन का। जो भी आंसर है आपको दिए जा रहे हैं एकदम सही है। अगला पढ़ते हैं अपना प्रश्न कि क्या लिखा हुआ है। तो 13वां प्रश्न पढ़ते हैं। लिखा है कि दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता इनमें से हैं। यानी इनमें से नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता कौन से हैं। तो पहला ऑप्शन पढ़ेंगे क्या लिखा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा है सी राजगोपालाचारी और तीसरा है पोटेट श्री रामालू और चौथा महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, गर्म जल के झरने
डैश से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। तो गर्म जल के जो झरने होते हैं और ताप ऊर्जा के परिणाम से क्या बनते हैं? सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या पवन ऊर्जा। तो हम देखेंगे हमारा सही उत्तर होगा भूतापीय ऊर्जा। देखिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं अपना। विनय पिटक एक ग्रंथ है। यहाँ क्या पूछा है? विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है, यानी विनय पिटक जो ग्रंथ है उसमें क्या लिखा हुआ है, किसके बारे में बताया हुआ है? तो यहाँ पूछा है वैदिक कर्मकांड, जैन धर्म की शिक्षाएं, शिक्षकों के मध्य बातचीत या बौद्धों के नियम। तो हमारा सही उत्तर होगा जो विनय पिटक एक ग्रंथ है उसमें अभिलेख किया गया है बौद्धों के नियम। बौद्धों के जितने भी नियम हैं वो सभी इसमें बताए गए हैं। आगे प्रश्न है आपका 16। तो 16वां प्रश्न पढ़ते हैं अपना। पटवारियों लेखपालों के कार्य की देखभाल करता है। पटवारी और लेखपाल एक ही है यहाँ पर। के कार्यों की देखभाल कौन करता है? देखेंगे ऑप्शन क्या है? तहसीलदार, दूसरा है ग्राम पंचायत का सरपंच, तीसरा है जिलाधीश या चौथा संबंधित क्षेत्र के पुलिस स्टेशन का SHO। तो यहाँ देखेंगे पटवारियों के कार्य की देखभाल करता है तहसीलदार। ये हमारे 16 हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं 17वां क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें नहीं हैं? तो यहाँ हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं और पूछा है उनमें से कि भूकंपीय तरंगें नहीं हैं। जब भी आप ध्यान रखोगे कि यहाँ पे नहीं पूछा गया है, कभी कभी क्या होता है कि भूकंपीय तरंगें हैं तो वही हम गलत करके आ जाते हैं, तो इसी में यहाँ ध्यान देंगे कि नहीं पूछा है। तो यहाँ ऑप्शन में देखेंगे अनुदैर्ध्य तरंगें, पृष्ठीय तरंगें, पोताश्रय तरंगें या अनुप्रस्थ तरंगें। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो क्या है? पोताश्रय तरंगें, क्योंकि ये तरंगें तैरने वाली होती हैं। आगे देखेंगे इन स्थूल रूपों में से किसमें खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है? तो मैदान, घाटी, पर्वत या पठार। तो खनिज निक्षेपों की प्रचुरता जो पाई जाती है वो किसमें? पठार में पाई जाती है। तो आंसर होगा आपका पठार। अब हम अगला पढ़ते हैं प्रश्न आपके सामने है। कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी। यानी जब हम किसी को कारखाना विषय संबंधित पढ़ाते हैं तो हमारे लिए सबसे अच्छा क्या होगा उसे? देखिए पहला ऑप्शन दिया है किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करना, दूसरा है एक कहानी सुनाना, तीसरा है किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना या चौथा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। तो जब हम पढ़ाएंगे किसी को कारखाना संबंधित तो हमारा होगा तीसरा कि किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। अगला प्रश्न है आपका लिखा हुआ कि भारत का दक्कन पठार जो बेसाल्ट सैलों से बना है निम्न में से सैलों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो आप देखेंगे यहाँ पहला आपका जो आंसर यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है बहिर्वेदी आग्नेय सैल, अवसादी सैल, अंतर्वेदी आग्नेय सैल या कायांतरित सैल। तो इसका आंसर होगा भारत का दक्कन पठार जो पूछा गया है इससे, तो यहाँ होगा बहिर्वेदी आग्नेय सैल। देखिए हमारे 20 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं और आपको समझ में भी आ रहे होंगे। सारे क्वेश्चंस जो हमने लिए हैं वो प्रीवियस ईयर से लिए हैं। ध्यान से पढ़ें और वीडियो को फिर मैं कहूँगी पूरा ही देखें। देखिए दोस्तों, आपने जो भी प्रश्न देखे हैं 20 यहाँ पढ़े हैं अभी मेरे साथ, वो आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। देखिए अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे ही चैनल पर आपको उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास की वीडियो मिलेंगी देखने के लिए, जो कि आपको ज़रूर हेल्प करेंगी। धन्यवाद।